जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत। आपको हम करंट अफेयर की क्लास कराएंगे। करंट अफेयर की क्लास ये 5वीं नंबर की है। 4 क्लास हम करा चुके हैं। ये आपका दृष्टि घटना चक्र की बुक है। ये दृष्टि घटना चक्र की बुक का हम करा रहे हैं, जिसमें हमने 4 क्लास ले चुके हैं और 4 क्लास में हमने लगभग 65 पेज फिनिश कर दिए हैं। उसके बाद से अब आगे से हमको देखना है। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे हम क्लास अपलोड करें वैसे आपको क्लास तुरंत अवेलेबल हो जाया करें। तो इसलिए क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल सम्मेलन के। कौन कौन से हुए इंटरनेशनल सम्मेलन? तो सबसे पहले आते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। यह एक नई अनूठी पहल है। क्या एक नई अनूठी पहल है? जिसमें इसकी अध्यक्षता, ये पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका विजन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये विजन रखा गया था इसमें। और ये क्या है? ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने के लिए प्रयास। क्या है? ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक साथ लाने का एक प्रयास है। और इसकी थीम की बात की जाए तो थीम क्या थी इसकी? क्या बात करें थीम की? तो थीम इसकी है यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पज, यानी कि आवाज़ की एकता एंड उद्देश्य की एकता। इसकी क्या है? थीम है। ठीक है। अब हम आते हैं अगला सम्मेलन की बात करते हैं। कौन सा अगला सम्मेलन? अगला कौन सा हुआ आपका? COP15, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। COP15 कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। इसकी बात करें ये कब हुआ था? 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ था ये जैव विविधता पर हुआ था ये। और इसका दूसरा चरण था। कौन सा? ये दूसरा चरण था, यानी COP15 पार्ट 2 था ये। और सम्मेलन का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजन किया गया था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और पहले चरण की मेजबानी चीन ने किया था। किसने किया था? पहले चरण के चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था ये। ठीक है। और इस सम्मेलन की बात की जाए, इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। और क्या है इसमें? टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में केवल 4 गोल रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? 4 गोल हैं। और 23 टारगेट्स भी शामिल किए गए इसमें। 23 टारगेट भी शामिल किए गए हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी अभिसमय, यानी कि जैव विविधता अभिसमय। ये क्या है आपका? इसकी बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। और ये लागू कब किया गया था? 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब लागू किया गया था? 29 दिसंबर 1993 को। और ये सचिवालय इसका कहाँ है? इसका सचिवालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। सचिवालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और इसमें टोटल देश कितने हैं? 196 क्या है? CBD के पक्षकार यानी पार्टी हैं, यानी कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी के पक्षकार पार्टी हैं, जिसमें से 168 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक। अब आते हैं हम लोग G20 शिखर सम्मेलन, जो कि करंट टाइम पर इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन में। तो 15 से 16 नवंबर 2022 का G20 देशों का राष्ट्राध्यक्षों यानी शासन का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था। लास्ट की बात कर रहा है जो पिछले साल वाला हुआ है। ये 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और इसकी जो थीम क्या थी? तो इसका थीम था
रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर, क्या था, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रांगर इसकी थीम थी। ठीक है, अब बात करें 18वीं, जो करंट टाइम पर होस्ट कर रहा है इंडिया, तो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का होस्ट इंडिया कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और नई दिल्ली भारत में इसका किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। और G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, क्या, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के तहत इसका थीम रखा गया। थीम क्या इसका? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। ठीक, और इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश पहले इसकी अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता में भारत ने कई देशों के क्या किया है? निमंत्रण भेजा हुआ है, अतिथि के रूप में बुलाया है। तो उसमें कौन सा देश है अतिथि के रूप में? गेस्ट के रूप में बांग्लादेश है, देन मिस्र है, एंड मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, एंड लास्ट में यूएई को गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। किस रूप में बुलाया गया है? गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की, तो यूपी में 4 शहरों में इसकी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन सा है? लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ये 4 सिटियों में उत्तर प्रदेश में भी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कौन से हैं? लखनऊ, बनारस, आगरा एंड ग्रेटर नोएडा। और भारत के G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य में लखनऊ में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? 13 से 15 फरवरी के मध्य लखनऊ में की गई थी। किसकी? डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के। ठीक है, अब आते हैं G20 में, देखते हैं और कुछ। और इसका नेक्स्ट होस्ट कौन करेगा? तो नेक्स्ट 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2024 का ब्राज़ील करेगा एंड 2025 का साउथ अफ्रीका करेगा। 2024 का ब्राज़ील एंड 2025 का साउथ अफ्रीका करेगा। 2023 का कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। 2022 का कौन किया था? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। अब देखते हैं G20 क्या है। तो G20 ये ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। ये क्या है? ये मंच है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें क्या है? 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। क्या है? 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, मतलब टोटल कितने हो गए? 20 हो गए, इसलिए इसके G20 बोला जाता है। और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन क्या कह रहा है? G20 इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन ये आयोजित है कहाँ पर? बंगलुरु में किया जाएगा। अब हम आते हैं हम लोग इस पर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में देखते हैं हम लोग UNFCCC। ये कौन सा सत्र होगा? शायद 2700 होगा, यानी कि COP27, COP27 है ये। और ये 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य कहाँ पर होगा? शर्म अल शेख मिस्र में है। शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया जाएगा, किया गया है। कहाँ पर? शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। और बात किया जाए COP26 की, ये कहाँ पर किया गया था? ये ग्लासगो यूके में किया गया था। कहाँ? ग्लासगो यूके में किया गया है। ठीक, और COP27 में भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट क्या कर रहा है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की विषय वस्तु पर एक पवेलियन स्थापित किया था। और इसको 2022 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइफ मिशन भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ लॉन्च किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में। और ये बात की जाए तो नवंबर 2021, कब? नवंबर 2021 COP26 प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसकी? लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और मिशन लाइफ की अवधि क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 2022 से 2028 के बीच है इसका क्या टाइम पीरियड? किसका? मिशन लाइफ का।
और G27 का समापन, G27 का समापन शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना को अंगीकृत किया गया है। किसका? शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान को भी एडॉप्ट किया गया है। और COP27 के दौरान क्या बात हुई है? लॉस एंड डैमेज से निपटने हेतु एक कोष की स्थापना की जाएगी। किसकी? लॉस एंड डैमेज से निपटने हेतु एक फंड की स्थापना, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। फंड के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ठीक है। अगर बात करें तो COP28 का आयोजन कब होगा? COP28 का आयोजन 30 नवंबर 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई में होगा। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में होस्ट किया जाएगा। कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 की प्रस्तावित है यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसको हम लोग देखते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिषद यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की 22वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? समरकंद तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। कौन से? 22वीं बैठक कहाँ पर हो गई थी? संघाई कोऑपरेशन के समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। वहीं पर क्या जारी किया गया था? समरकंद घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। और इस सम्मेलन के दौरान ईरान को स्थायी सदस्य के रूप में क्या किया गया है? दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, मतलब किए गए हैं। और साथ ही क्या? ईरान और बेलारूस को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। किसको? बेलारूस को निर्णय लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बनारस सिटी क्या है? भारत की बनारस सिटी 2022-23 की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया घोषित किया गया है? पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी भी इसको घोषित की गई है। टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इसको घोषित किया गया। क्या? टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इसको घोषित किया गया है। और ये क्या है? वाराणसी पहला शहर है। क्या है? पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला सिटी है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का बनारस सिटी है। और भारत सितंबर 2022 से अगले एक वर्ष अवधि के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष भी है। कब से कब तक है? सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष है। और संघाई कोऑपरेशन की अध्यक्षता का केंद्रीय थीम क्या है? तो इसका थीम है टुवर्ड्स सिक्योर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टुवर्ड्स सिक्योर SCO। सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लास्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो बात की जाए 23वें शिखर सम्मेलन, 23वें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत प्रस्तावित है। यानी कि जो अगला होने वाला है कहाँ पर होगा? ये भारत में होगा। 22वां कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। 23वां कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। और इसकी स्थापना की बात की जाए जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। कहाँ पर? शंघाई चीन में हुई थी। और इसमें शंघाई कोऑपरेशन के 8 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये कंट्री हैं। और पर्यवेक्षक के रूप में किन्हें लिया गया है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया को ये पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया इनको। आते हम लोग
I2U2 शिखर सम्मेलन ये क्या है? तो I2U2 का पहले बात फुल फॉर्म क्या है? तो I फॉर इंडिया एंड I फॉर इजराइल, U फॉर USA एंड U फॉर UAE, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और इसका प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और किस चीज़ पर हुआ था? ये खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था। खाद्य सुरक्षा संकट एंड स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित था। और I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारिका में, कहाँ? गुजरात के द्वारिका में हाइब्रिड नवीकरणीय योजना, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का भी समर्थन की घोषणा की है। समर्थन क्या किया है? घोषणा की थी। तो वही I2U2 क्या दिया? 4 देशों का समूह है। इसमें इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE इसमें हैं। 4 कंट्री इसमें शामिल हैं। अब आते हैं 48 G7 शिखर सम्मेलन। कौन सा? 48 G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या है? इस कब संपन्न हुआ था? ये 26 से 28 जून के मध्य संपन्न हुआ था। कौन सा था ये? 48वां शिखर सम्मेलन का था। किसका? G7 का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। और ये 7वीं टाइम था, यानी कि 7वां अवसर था जब शिखर सम्मेलन की जर्मनी ने होस्ट किया है। जर्मनी ने 7वीं टाइम पर होस्ट किया है। लास्ट टाइम 2015 में जर्मनी ने इसको होस्ट किया था G7 को। अगर G7 सदस्यों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो जर्मनी है आपका। कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या है? 7 सदस्य हैं। एक बार रिपीट कर दे रहा है। जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा एंड अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन इसमें देश हैं। और इस कहते जर्मनी द्वारा जो गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, तो गेस्ट किसको बुलाया गया था? अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन को इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में भाग लिए थे सब। आते हैं हम लोग किस रूप में भाग लिए थे? पार्टनर कंट्रीज के रूप में भाग लिए थे। और अगला जो होने वाला है G7 सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये 1 जनवरी 2023 से जापान इसके अध्यक्ष रहेगा। यानी 1 जनवरी 2023 से जापान इसका अध्यक्ष बन गया है। और 49वां G7 का शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा यानी कि जापान में होस्ट किया जाएगा। कहाँ पर? हिरोशिमा, जापान में। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, यानी कि जो इंटरनेशनल इलेक्शन हुए हैं उनमें किसकी किसकी विजयी हुई है और कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। देखते हैं हम लोग नेपाल के। तो जो नेपाल के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2023 में हुआ है। कब हुआ था? 13 मार्च 2023 को हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कौन से? कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति की शपथ ली है। किसने ली है? रामचंद्र पौडेल ने क्या लिया? राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और यह गणतंत्र बनने के बाद ये तीसरा राष्ट्रपति बने हुए हैं। कौन से राष्ट्रपति बने हुए? 3rd राष्ट्रपति बने हुए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया हुआ है। किसका? विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जनता समाजवादी पार्टी के किसके? जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव। कौन? राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। और यहीं पर बात की जाए प्रधानमंत्री का चुनाव नेपाल का हुआ था। आगे मिलेगा। अच्छा, वियतनाम देखते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति चुनाव 2023 में हुआ था। तो 2 मार्च 2023 को वियतनाम के राष्ट्रपति हेतु चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें कि वो वैन थुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। किसे चुना गया? वो वैन थुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। और ये शी जिनपिंग माओ जेडांग के बाद सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बने हैं। और इनका नेक्स्ट 5 साल कार्यकाल रहेगा।
नाइजीरिया की बात की जाए तो नाइजीरिया में कब इलेक्शन हुए थे? 5 फरवरी 2023 को इलेक्शन हुए थे और राष्ट्रपति का हेतु चुनाव संपन्न हुआ। और यहाँ के इस चुनाव में कौन? बोला अहमद अदेकुनले। कौन? बोला अहमद अदेकुनले टिनुबे 36.6% से विजयी हुए थे मत के साथ। कितना? 36.6% मत के साथ विजयी हुए थे। अब आते हैं हम लोग गिनी पहुंच चलते हैं हम लोग। तो जो गिनी का इलेक्शन कब हुआ था? 1 फरवरी 2023 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 2023 को। तो मैनुअला रोका बोटे। कौन? मैनुअला रोका बोटे ये गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन? मैनुअला रोका बोटे ये क्या चुने गए हैं? गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और ये गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन है? गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का भी चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो फरवरी 2023 को। कब? फरवरी 2023 को। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बिल्कुल चुप्पे से चुप्पू बांग्लादेश के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ये बांग्लादेश के कौन से राष्ट्रपति हैं? 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। हम लोग आते हैं न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तो 25 जनवरी 2023 को। कब? 25 जनवरी 2023 को हिपकिंस। कौन? हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। कौन? 41वें नंबर के हिपकिंस न्यूजीलैंड के पदभार ग्रहण करते हैं। हिपकिंस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न के त्यागपत्र के पश्चात ग्रहण किए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री की बात की जाए, इसके नेपाल के प्रधानमंत्री के तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन कब हुआ था? 26 दिसंबर 2022 को इलेक्शन हुआ था। ये पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली है किसने? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने। और इन्होंने किसकी जगह ली है? बहादुर देवबा का स्थान लिया है। शेर बहादुर देवबा का स्थान लिए हुए हैं। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के चुनाव का हुआ 7 दिसंबर 2022 को। इस संसद के निचले सदन ने लियो वाडरकर को प्रधानमंत्री चुना है। किसे? लियो वाडरकर को प्रधानमंत्री चुना है। और इससे पूर्व 2017 से 20 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। पेरू, इसके याद रखेगा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसलिए इसको याद रखेगा। कौन? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? डीना बोलुआर्टे ये क्या बनी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। ठीक है। और खासकर कोई कंट्री अभी फिलहाल खास नहीं इसमें देख लेते हैं। अब आ जाते हैं आपका डेनमार्क का। तो डेनमार्क की बात की जाए तो 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में आम चुनाव 2022 में संपन्न हुए थे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में विजयी हुई थे। कौन? सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी में विजयी हुए थे। और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता कौन थे? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन थे? मेटे फ्रेडरिक्सन थे। और 15 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का ये पदभार ग्रहण किए हैं और इनका प्रधानमंत्री तौर पर दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। आते हैं इजराइल विधायी चुनाव 2022। इजराइल लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2022। 1 नवंबर 2022 को इजराइल में 120 सदस्य वाले क्या करें? 120 सदस्य वाले नेसेट विधायी का चुनाव संपन्न हुआ था। इस चुनाव में बेंजामिन नेतान्याहू को क्या मिला था? सर्वाधिक 32 सीटें प्राप्त हुई थी। और बेंजामिन नेतान्याहू ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए हैं। ठीक है। अब आते हैं ऋषि सुनक।
ये भारतीय मूल के, ये भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ये पद ग्रहण किए हैं। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए क्लास धीरे धीरे हो रही है, तो आप लोग क्या करिएगा, क्लास की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण किए हैं। ब्राज़ील का देखते हैं। ब्राज़ील का चुनाव अभी संपन्न हुआ कब? अक्टूबर 2022 में। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड नेशनल कांग्रेस आज के चुनाव संपन्न हुए थे और इस चुनाव में लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए हैं? डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डिजास्टर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा देख ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कौन कौन सी हुई हैं? तो पहले देखते हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी। कौन से? माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ये कहाँ पर ज्वालामुखी आया था? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया कहाँ पर? जावा द्वीप पर ये ज्वालामुखी निकला था और ये इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। अब आते हैं हम साइक्लोन फ्रेडी। फ्रेंडली नहीं, साइक्लोन फ्रेडी। तो 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर, कहाँ पर? मेडागास्कर अफ्रीकी तट पर लैंडफॉल किया था। कहाँ पर किया था? मेडागास्कर में लैंडफॉल किया था। और ये सर्वाधिक चलने वाला चक्रवात है। क्या है? सर्वाधिक चलने वाला लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या है? लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को, कब? 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान, कौन? ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया था। पूछ सकता है जो फ्रेडी नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? ये ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान के ब्यूरो द्वारा दिया गया था और आया कहाँ था? ये इंडोनेशिया में। अब आते हैं चक्रवात गैब्रियल। कौन सा? चक्रवात गैब्रियल। ये 11 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल कहाँ पर आया था? न्यूजीलैंड में आया था और यहीं पर क्या हुआ था? लैंडफॉल हुआ था। ये प्रारंभ में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो न्यूजीलैंड में सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हो गया है। किस रूप में परिवर्तित हो गया है? सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब आते हैं हम लोग टर्की और सीरिया के भूकंप। कहाँ के? टर्की और सीरिया में भूकंप जब आए हुए हैं। यहीं पर ये इंडिया ने भी अपनी आर्मी भेजी थी। तो ये कब आया था? ये 6 फरवरी 2023 को दक्षिण एवं मध्य टर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया हुआ था और जो इसका एपिसेंटर था कहाँ था? मध्य टर्की और गाजियान्टेप के शहर में स्थित था और इसमें लगभग कितने आदमी मरे हैं? 57,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और भारत सरकार ने दोनों देशों में त्वरित राहत और बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। आते हैं जोशीमठ धसाव की बात करते हैं। तो जोशीमठ आपका ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। वहीं पर क्या हुआ था? ये भूधसाव हुआ था। क्या हुआ था? भूधसाव हुआ था यहीं पर। चक्रवात मैंडस ये 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी पर, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडस टकराया था और इसका लैंडफॉल क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास तक रहा था और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में शामिल किया गया। इसको किसमें?
सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में शामिल किया गया है। अगर इसके बाद नाम कौन ने रखा था माइंडस, इसका नाम चक्रवात किसने रखा था? संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नाम रखा था। क्या रखा था? माइंडस। इसका अरबी भाषा क्या होता है? खजाने का पिटारा होता है। अगला आते हैं शतरंग चक्रवात। ये कहाँ पर आया था? बांग्लादेश में आया था। कहाँ पर आया था? बांग्लादेश में आया था। और इसका नाम किसने दिया था? थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया था। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया था शतरंग। कहाँ का शतरंग चक्रवात? थाईलैंड द्वारा दिया गया है। अब आते हैं हम लोग स्पंज विरंजन। तो ये जून 2022 के न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर स्पंज विरंजन घटना देखी गई थी। कहाँ पर देखी गई थी? न्यूजीलैंड के साउथ समुद्री कोस्टल पर तट पर। अब आते हैं हम लोग आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक परिदृश्य। कौन सा? इकोनॉमिक परिदृश्य। सबसे पहले क्या आते हैं? राजकोषीय घाटा घटनाक्रम में, फिजिकल डेफिसिट में। तो बात करें हम विदेशी व्यापार 2023 की जो नीति है, क्या है? विदेशी व्यापार नीति 2023। इसमें 31 मार्च 2023 को, कब? 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की थी। विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी, जो कि एक्सपोर्ट को 2023 तक 2 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य से की गई है। कब तक? 2023 तक 2 ट्रिलियन के लक्ष्य तक रखा गया। इसका कितना रखा गया है? 2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है इसका। और इसके जो 4 मेन पिलर्स हैं, कौन सा है? छूट हेतु प्रोत्साहन है पहला। दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है एक्सपोर्ट को। तीसरा क्या है? व्यवसाय करने की सुगमता करना है और कारोबार लागत में कमी की पहल करना है, यानी चीज़ों को आसान बनाना है। क्या करना है? चीज़ों को आसान बनाना है। और चौथा क्या है इसमें? ई कॉमर्स निर्यात हब के लिए नए जिलों का विकास करना है। क्या करना है? विकास करना है। ठीक है, समझ आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। और 4 नए शहर उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से 4 शहर हैं? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। कौन कौन से? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात यानी कि निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन 4 शहरों को यूपी के। पीएम मित्र पार्क आते हैं हम लोग। पीएम मित्र पार्क, तो पीएम मित्र क्या है? ये एक टेक्सटाइल यानी कि किसके है? टेक्सटाइल उद्योग है। तो 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई है। 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई है। पीएम मित्र का मतलब क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल की स्थापना की घोषणा की गई है। कितने? 7। तो कहाँ कहाँ पर है ये? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये 7 स्टेट हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और इसमें पीएम मित्र में 5F विजन की घोषणा की गई थी। 5F क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। क्या हो गया? 5F हो गए। फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फार्म टू फैशन, फार्म टू फॉरेन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। 5F देख लिया हमने। और योजना है 2021-22 से 27-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए की बजटीय परिव्यय निर्धारित की गई। कितना? 4445 करोड़ रुपए का बजट का निर्धारण किया गया इसके लिए। अब आते हैं
भारत का विदेशी ऋण, यानी कि भारत का विदेशी ऋण कितना है दिसंबर के अंत तक। तो 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण यानी एक्सटर्नल डेब्ट के तिमाही आंकड़े जारी किए हैं, जो कि कितना है 2022 के अंत तक। तो कितना था विदेशी ऋण 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि सितंबर के अंत तक 2022 के तुलना में 7.3 बिलियन अधिक हुआ। कितना बढ़ गया है 7.3 बिलियन बढ़ गया है। और जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात 19.1% दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया 19.1% दर्ज किया गया है। अब हम आते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के। क्या किसकी बात करते हैं राष्ट्रीय आय। तो 28 फरवरी कब 28 फरवरी 2023 को 28 फरवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर 2011-12 चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का द्वितीय यानी सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम जारी किया गया है। कौन सा जारी किया गया? द्वितीय अग्रिम अनुमान नेशनल इनकम के लिए जारी किया गया है। देखते हैं इसमें क्या जारी किया गया है। तो वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, जीडीपी की वृद्धि 7% अनुमान लगाया गया है। यानी कि जीडीपी में कितना परसेंट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, 7% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो कि लास्ट ईयर यानी 21-22 में कितना था 9.1% अनुमानित था। कितना अनुमानित था 9.1% अनुमानित था, जो कि एचएफ कितना हुआ था। और क्या है वित्त वर्ष 22-23 में वित्त वर्ष 22-23 में यानी सेकेंड एनुअल रिपोर्ट है, सेकेंड एनुअल एस्टिमेट क्या है। अगर जीबीए की बात की जाए ग्रास वैल्यू एडेड के तो 6.6% अनुमानित किया गया। कितना किया गया है 6.6% अनुमानित किया गया है। तो हम लोग आगे आते हैं, हम लोग 2021-22 के डेटा दिया हुआ है इसमें। और हम लोग आते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 यानी कि सेंट्रल का बजट 2023-24 का। तो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री कौन थे, निर्मला सीतारमण, जो कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। फर्स्ट पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री आई है। संसद में कितने 45.03 लाख कितना 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट का अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृतकाल का पहला बजट प्रस्तुत किए थे। अमृतकाल का ये पहला बजट है, जो कि अमृतकाल का पीरियड क्या घोषित किया गया है 2023 से 2047 तक। और इसमें किन चीज़ों के ध्यान सप्तऋषि यानी 7 प्राथमिकताओं पर इसमें ध्यान दिया गया है। किसमें ध्यान दिया है 7 प्राथमिकताओं पर इसमें ध्यान दिया गया था। 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? तो 7 प्राथमिकताएं आपके इसमें है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट है रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीचिंग द लास्ट माइल। तीसरा क्या इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा क्या है इसमें क्या है अनलीजिंग द पोटेंशियल यानी सक्षमता को सामने लाना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। फिर क्या है ग्रीन ग्रोथ। फिर क्या है यूथ पावर। देन उसके बाद क्या है फाइनेंशियल सेक्टर। ये आपके इसमें अमृतकाल की 7 प्राथमिकताएं घोषणा की गई थी इसमें, यानी कि जो बजट था ये 2023 का, इसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई थी। अब बात करें हम लोग तो इसमें विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगने से अधिक होकर यानी कि लास्ट 9 वर्षों में पर कैपिटा इनकम दुगना होकर कितना हो गई है 1.97 लाख रुपए पर व्यक्ति आय हो गई है, यानी पर कैपिटा इनकम हो गई है।
और साथ ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बन चुका है। विश्व की कौन सा बन चुका है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये कौन कौन से इसमें थे? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति एंड वित्तीय क्षेत्र, ये 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं। ठीक है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट है मिलेट। मिलेट क्या है? मोटे अनाज। श्री अन्न, इसको पढ़ के जाएंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। श्री अन्न, भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत क्या बन चुका है? सबसे बड़ा उत्पादक एंड दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। श्री अन्न, अन्न क्या है? मोटे अनाज है। और साथ ही क्या किया गया है? श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा इसका। और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कितना पैसा फंड दिया गया है? 6,000 करोड़ रुपया दिया गया है। कितना? 6,000। और सिकल सेल एनीमिया एनमुलन मिशन कब तक किया गया है? सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक समाप्त करना है। कब तक? 2047 तक समाप्त करना है। और आते हैं हम लोग अंतिम छोर व्यक्त कर, इसका मतलब क्या था? आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है? आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु तो शुरू किया जाएगा। इसमें कितने? 500। और रेलवे के लिए क्या किया गया? इसमें रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि 2013-14 से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। कितना है? 9 गुना है। ठीक है। और उसके बाद क्या जाए? हरित विकास में इसमें जो इम्पोर्टेंट वही करा रहे हैं और स्किप करते रहे हैं। तो हरित विकास के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन कर देने हो तो लाइफ एंड पर्यावरण, क्या? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्या? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। और इसके तहत हरित हाइड्रोजन मिशन क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया है। पीएम प्रणाम, ये क्या योजना है? तो पीएम प्रणाम ये पृथ्वी माता के पुनरुद्धार यानी इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या है? पीएम प्रणाम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलिएशन ऑफ मदर अर्थ, ये करना है। दूसरा क्या है इसमें? गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम क्या है इसमें? बेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो बेस्ट है उसको क्या करना है? वेल्थ में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए क्या किया जाएगा? 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र यानी प्लांट को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। मिष्टी, मिष्टी किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव के पौधारोपण के लिए है। किसका? मैंग्रोव के पौधारोपण के लिए। इसका ये मैंग्रोव का पौधारोपण के लिए है। युवा शक्ति, युवा शक्ति में आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है। ये अगले 3 वर्ष तक जारी रहेगी। अगले 3 वर्ष तक जारी रहेगी इसका। और इसके तहत क्या किया जाएगा? 3 वर्षों तक 47 लाख युवाओं को स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। सॉरी। तो यहाँ तक हमने देखा, और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और इसमें क्या किया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र भी जारी किया गया। क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र भी जारी किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि मार्च 2025 तक, कब तक? मार्च 2025 तक 2 वर्ष अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना यानी वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान
बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, 7.5% के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराया जाएगा। और टैक्स की बात की जाए तो टैक्स में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो जो पहले 5 लाख तक का टैक्स लगता था उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। पहले कितना था, 5 लाख तक। जैसे 5 लाख में ये टैक्स आपका स्टार्ट हो जाता था, अब क्या कर दिया गया, 7 लाख। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आय में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर स्लैब की बात की जाए, स्लैब में क्या कर दिया गया है, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का स्लैब है। 3 लाख तक 0 हो गया, 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक 5%, 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख तक आपको 10% है, 9 लाख 1 रुपए से आपका 12 लाख तक 15% है, और 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक आपको 20% है। उसके बाद 15 लाख से अधिक या 15 लाख तक, 15 लाख या 15 लाख से अधिक क्या है, 30% आपका क्या हो जाएगा, स्लैब बन गया अब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इधर कोई खास नहीं है आपका ये न्यूज में। और कुछ योजना देख लेते हैं, किस योजना के लिए कितना दिया गया है। तो मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, तो 2022-23 में कितना किया गया था, 89,400 करोड़ रुपया किया गया था, जो कि 2023-24 में कितना कर दिया गया, कितना कर दिया गया है, 60,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। किसमें, मनरेगा में। ये इंपॉर्टेंट, मनरेगा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है मनरेगा। उसके बाद आपका जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कितना था, पहले 55,000 करोड़ था, अब क्या कर दिया गया है आपका, 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है बजट, यानी कि बढ़ा दिया गया है। पीएम किसान, उसमें पहले भी सेम था, अब भी सेम है, कितना, 60,000 करोड़ रुपए, दोनों आपका सेम है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक समीक्षा 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत की थी। और भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्या बन गई है, भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये किस में है, अगर बात की जाए आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगी, 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। कब तक, यानी मार्च तक हो चुकी है ये। और देखते हैं इसमें हम लोग विकास दर की बात की जाए तो कितना विकास दर, इसमें वृद्धि दर कितना अनुमान किया गया है। तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी का अनुमान किया गया है, 2022 में कितना किया गया था, 3.2 किया गया था, और 2023 में 2.7 किया गया। इंडिया की बात की जाए, इंडिया की अनुमानित किया गया था 2022 में 6.8 एंड 2023 में 6.1 अनुमानित किया गया है। चाइना की 3.2 थी और 4.4 अनुमानित किया गया 2023 में। अब बात करें केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी 1.7%, दीर्घकालिक औसत से बढ़कर कितना हो गया है, 2.5% हो गया है। अब बात करें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की, यानी जो ग्रॉस टैक्स कितना कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, टोटल इनकम का 48%, इसमें से 28% आपकी जीएसटी, उत्पाद शुल्क 12%, सीमा शुल्क 8%। डायरेक्ट टैक्स में यानी जो टोटल टैक्स आता है उसमें बात कर रहा है, निगम कर आपका 26%, व्यक्तिगत आयकर 26%, सीमा शुल्क 8%, उत्पाद शुल्क 12% एंड जीएसटी आपका 28%। कितना है, सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जो जो खास कर न्यूज होगी उसी को हम बताएंगे, अन्यथा छोड़ते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य और उत्पादन, यानी कौन से स्टेट शीर्ष पर थे फसलों के उत्पादन में। तो 2021-22 का ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है। उत्पादन मिलियन टन में, किस में है? मिलियन टन में है उत्पादन में। इसमें ये मिलियन टन में उत्पादन है ये। तो चावल की बात की जाए तो चावल के उत्पादन में कौन सा आगे, कौन सा स्टेट आ गया आपका? चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। 16.76 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, 15.27 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश। पंजाब इसमें तीसरे नंबर पर है। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 33.95 मिलियन टन के साथ। मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर है, पंजाब आपका तीसरे नंबर पर है। ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, पंजाब तीसरे नंबर पर। मक्का की बात की जाए तो मक्का के प्रोडक्शन में आपका कर्नाटका टॉप पर है। कौन है? मक्का प्रोडक्शन में आपका कर्नाटका टॉप पर है, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, और महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पर है। अगर कुल मोटे अनाज की बात की जाए मिलेट्स की, तो मोटे अनाज में आपका सबसे टॉप पर कौन है? कर्नाटका है। कौन है? कर्नाटका। देन उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका क्या है? महाराष्ट्र है। तो ये खास कर याद रखिए कि चावल, गेहूँ, मक्का। चावल में आपका पश्चिम बंगाल टॉप पर है, गेहूँ में आपका उत्तर प्रदेश है, मक्का में कर्नाटका है, और टोटल मोटे अनाज में कर्नाटका है। अरहर में यानी तूर दाल में महाराष्ट्र है आपका, उसके बाद कर्नाटका है। पहले मध्य प्रदेश था, अब लेकिन अब क्या गया है? महाराष्ट्र आ चुका है। कुल दाल की बात करें, कुल दाल में कौन सा है टॉप पर? महाराष्ट्र है, और वो सॉरी मध्य प्रदेश है। कुल दालों प्रोडक्शन में आपका महाराष्ट्र टॉप पर है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। और महाराष्ट्र इसमें कुल दाल के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान आपका तीसरे नंबर पर है, किसके? पल्स के प्रोडक्शन में। मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। चना के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र टॉप पर है, और मध्य प्रदेश आपका किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। राजस्थान आपका तीसरे नंबर पर है। कुल खाद्यान्न की बात की जाए, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश टॉप पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, पंजाब आपका तीसरे नंबर पर। क्यों यहाँ पर? क्योंकि ये प्लेन एरिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 56.11 मिलियन टन का प्रोडक्शन के साथ टॉप पर है। मध्य प्रदेश आपका 39.05 एंड पंजाब 28.21 के साथ टॉप पर है। मूंगफली में गुजरात आपका टॉप पर है। दूर दूर तक कोई गुजरात का टक्कर देने वाला नहीं है। मूंगफली में राजस्थान, फिर तमिलनाडु। रेपसीड एंड सरसों में राजस्थान आपका टॉप पर है। सोयाबीन में महाराष्ट्र है। कौन है? सोयाबीन में महाराष्ट्र है। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश है। पहले मध्य प्रदेश था लास्ट ईयर, अब क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया है सोयाबीन के प्रोडक्शन में। कुल तिलहन की बात की जाए तो कुल तिलहन में राजस्थान आपका टॉप पर है, मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर है। किसमें? तिलहन में। राजस्थान टॉप पर है, फर्स्ट पोजीशन पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, गुजरात तीसरे नंबर पर है। गन्ना उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट में पश्चिम बंगाल, असम एंड बिहार इस स्थान पर ये हैं। तो हम लोग और देखते हैं। आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष कंट्री, यानी जहाँ से हम लोग इंपोर्ट किए हैं उनमें से टॉप कौन सी कंट्री से हमने ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं? क्या है? आयात की दृष्टि से 5 टॉप कंट्री। सबसे ज़्यादा कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है? भारत इंपोर्ट करता है चाइना से सबसे ज़्यादा, 15.4% भारत से इंपोर्ट किया है। उसके बाद यूएई से 7.3% इंपोर्ट किया है भारत ने, यानी यूएई का स्थान दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका से इंपोर्ट किया गया, कितना? 7.1%। टॉप पर चाइना, उसके बाद यूएई एंड अमेरिका
दूसरे तीसरे नंबर पर हैं 21 में, जहाँ से हम लोग इम्पोर्ट किए हैं। सऊदी अरब 5.6 एंड इराक 5.2, जो कि चाइना का बहुत ज़्यादा, अभी चाइना से हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 15.5%। हम लोग एक्सपोर्ट किन किन कंट्रियों करते हैं और सब ज़्यादा कहाँ करते हैं? सब ज़्यादा हम लोग करते हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। सब ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? अमेरिका को 18%। संयुक्त अरब अमीरात को कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? 6.7%। 6.7%। और चाइना, इसमें चाइना को हम लोग तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? चाइना, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, दूसरा तीसरा अमेरिका। चाइना, यूएई एंड अमेरिका। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? अमेरिका, यूएई एंड चाइना, इन 3 टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश का बजट देख लेते हैं। किसका? उत्तर प्रदेश का भी बजट देख लेते हैं साथ साथ। इसका ये उत्तर प्रदेश का बजट है आपका, इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बजट भी समाप्त कर दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का बजट कब जारी किए गए थे? ये 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और ये बजट 2023-24 के लिए अनुमान बजट प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया है? अनुमान बजट प्रस्तुत किया गया है। कितने का बजट पेश किया गया था? ये 6.9 लाख करोड़ का सबसे अधिक बजट अनुमान, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को हासिल करने का कदम भी एक दिशा बढ़ाया गया है। कितने का था बजट? 6.9 लाख करोड़ का था ये। और इस बजट में क्या शामिल किया गया था? त्वरित सर्व समावेशी विकास। क्या है? त्वरित सर्व समावेशी विकास। त्वरित सर्व समावेशी विकास को इसमें रखा गया था, जो कि अब तक के सबसे बड़ा बजट था। अमृतकाल का वो पहला बजट था। ये अमृतकाल का क्या था? ये पहला बजट था। अगर टोटल व्यय की बात की जाए तो टोटल व्यय का कितना अनुमानित किया गया है? बजट कितना का है? बजट कुल 6 लाख 90,242.43 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से कितना? 5,23,000 नहीं, 5,02,354.01 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा इतना आपका क्या है? पूंजी लेखे का व्यय है। ठीक है, और इसमें कोई खास नहीं है, जो खास होकर देख लेंगे। और आपको बजट का हम इस अलग से एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? 3.48% राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। कितना किया गया है? 3.48%। और बजट में ये जो उत्तर प्रदेश का बजट है, ये भारत का जीडीपी का 8% बजट है टोटल। यानी कि जो इंडिया की जीडीपी है, उस जीडीपी का ये यूपी 8% योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एंड श्रम बाजार भी है। क्या है? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एंड श्रम बाजार है। और सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। कितना दर्ज की गई है? 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश के विकास दर से बहुत अधिक है, यानी कंट्री के विकास से बहुत अधिक है। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो यूपी में बेरोजगारी कितनी परसेंट अब बची हुई है? 4.2% बेरोजगारी है, जो कि 2017 की बात की जाए 2017 में कितनी थी? 14.4% बेरोजगारी थी। और लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ है। कब हुआ था? फरवरी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन का काम हुआ था। और उत्तर प्रदेश में 4 G20 की बैठक भी होने वाली है, जिसमें कि लखनऊ है, आगरा है, बनारस है एंड ग्रेटर नोएडा। कौन कौन सी सिटी हैं?
लखनऊ, आगरा, बनारस एंड ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर G20 की 4 बैठक संपन्न हो गई। और क्या बात किया जाए? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, MSME उद्योग, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट तथा PFMS पोर्टल द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों की धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ लेने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और क्या बात की जाए? दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथेनॉल, क्या क्या? दुग्ध उत्पादन, मिल्क में, गन्ना में, चीनी में, एथेनॉल के आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। किसमें है? अटल पेंशन योजना में भी पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऑब्वियसली से उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है तो पंजीकरण तो ज़्यादा होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं किसान। तो गन्ना उत्पादकता में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुंटल की दर से, कितना? 349 रुपये प्रति कुंटल की दर से इतने रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कितने रुपए? 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में वृद्धि हुई है किसानों के। महिला एवं बाल विकास, अक्टूबर 2022 तक 95%, 2022 तक अक्टूबर तक 95% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है, यानी कि कंप्लीट कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रोजगार के लिए क्या किया गया है? तो रोजगार मनरेगा के लिए 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश का प्रथम स्थान आया है। मनरेगा में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान लाया है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश? तो प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा गया है। और अवस्थापना और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कौन सा स्थान है? तो रैंकिंग में सुधार, 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ चुका है। किस में आ गया है? दूसरे स्थान पर अचीवर्स की श्रेणी में आ चुका है। किस में आ गया है? अचीवर्स की श्रेणी में आ गया कि किस में? अवस्थापना और औद्योगिकी विकास में। नागरिक उड़ान की बात की जाए, नागरिक उड्डयन, तो प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, यानी वर्किंग हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, यानी कि यहाँ पर काम चल रहा है। जेवर में और अयोध्या जो 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं वहाँ पर काम चल रहा है। और टोटल प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है, यानी कि 9 वर्किंग हैं। और हम लोग आते हैं ग्राम विकास योजना में क्या क्या किया गया है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5,966 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,203 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अर्बन मिशन 87.49 करोड़ रुपए। सुदूर ग्रामीण विकास खंड एवं कस्बों को जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस लक्ष्य रखा गया है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? कुशीनगर में।
कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और हम लोग देखते हैं कौन सा एग्जाम हमारे आ सकता है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और क्या है न्यूज़ में हमारे खासकर। इधर कुछ नहीं दिया हुआ। आते हैं उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा। क्या? उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कब 2020-21 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के क्या है जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64%, कितना 9.64%, चालू कीमतों पर 16.76% रही है। तो हम लोग आगे आते हैं। तो राज्य सरकार क्या है, राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना क्या थी, जो राज्य सरकार का टैक्स का रेवेन्यू था, तो ये इतने थे। जीएसटी 40%, राज्य उत्पाद शुल्क 22.28%, वैट कितना था 16.41 था। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 13.46 था। विद्युत कर 2.5% था। भू राजस्व कितना था आपका 0.41 था, 0.41, एंड वाहन कर 4.93% था। और उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल कितना है टोटल 7.3% है। कितना है 7.3% है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैंप योजना, कौन सी योजना है ये, रैंप योजना। रैंप योजना क्या है, और ये खास ज़्यादा जरूरत नहीं है कितना प्रोडक्शन हुआ कितना नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि यूपी में किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, ये पूछ सकता है। तो रैंप देखते हैं हम लोग। तो 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंडल द्वारा एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपए का विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान हुई है। तो पूछ सकता है कि रैंप को किससे सहायता मिली है इतने करोड़ की, तो क्या बताएंगे वर्ल्ड बैंक से सहायता मिली है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में इस योजना की अवधि 5 वर्ष 22-23 के प्रारंभ में इस योजना की अवधि कितना 5 वर्ष है, जो कि 21-22 से 25-26 तक है। रैंप रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस विश्व बैंक की सहायता से यह प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसकी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं आज। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हलो एग्जाम को, क्योंकि जैसे हम क्लास अपलोड करें वैसे आपको तुरंत अवेलेबल हो जाया करे। और आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। सो धन्यवाद।